अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कल बात की थी कि जाते जाते चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक बड़ा धचका दिया है करप्ट माफिया को, बिलखसूस जो सियासतदानों के अंदर, हमारी सियासी एलीट के अंदर करप्ट माफिया छुपा है, उसके खिलाफ एक बड़ा ही कड़ा और सख्त फैसला आज सामने आया है कि नैब की तरामीम, आज 7 के करीब तरामीम जो है नैब की वो कलअदम करार दी है या पुरानी तरामीम को रिस्टोर किया गया है, जिससे तकरीबन 36 सियासतदानों के खिलाफ दोबारा से केसेस बहाल हो जाएंगे। रेफरेंसेस दोबारा से उनके खिलाफ खुल जाएंगे जो नैब को मुख्तलिफ अदालतों ने वापस भिजवा दिए थे कि ये रेलिवेंट फोरम पे नहीं बनते। टोटल नाजरीन 3 मरहले में तरामीम की गई थी। कुछ डिटेल्स में आपके साथ ज़रा मजीद शेयर करता हूँ कि 3 मराहिल में तरामीम हुई थी। पहले मरहले में 27 तरामीम हुई थी, दूसरे मरहले में 17 तरामीम हुई थी, तीसरे मरहले में हज के दिनों में जब आरिफ अलवी साहब हज पे थे तो उन दिनों सादिक संजरानी साहब कायम मुकाम सदर थे, उन दिनों भी एक ऑर्डिनेंस हुआ वो करके, और उसके बाद फिर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ला के एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए तकरीबन कोई 7 तरामीम मज़ीद की गई थी। टोटल 51 तरामीम हुई थी, जिनमें से 7 तरामीम ऐसी हैं कि जिनको आज के इस फैसले के अंदर कलअदम करार दिया गया, कुछ को और कुछ को गैर मौसर करते हुए पिछली जो तरामीम थी उनको रिस्टोर किया गया है। तो इसमें नाजरीन जो टोटल जो है 598 अफराद ने फ़ायदा उठाया था इन तरामीम की वजह से। 598 अफराद के रेफरेंसेस वापस हुए थे, जिनमें से 386 लोगों के रेफरेंसेस जो हैं वो 2022 में वापस हुए थे, और 212 अफराद की रेफरेंसेस जो हैं वो 2023 में वापस हुए थे। अब नाज़रीन 386 में से 327 वो लोग हैं कि जिन्होंने फ़ायदा उठाया था कि उनके केसेस जो हैं चूँकि 50 करोड़ से कम हैं, उनकी करप्शन की जो या उन पे जो करप्शन का इल्ज़ाम है उसकी मालियत चूँकि 50 करोड़ से कम है, तो इसलिए ये रेफरेंस उनका नैब के परव्यू में नहीं आता। तो वो 50 करोड़ वाली शिक भी उड़ा दी है नैब ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कि 50 करोड़ से नीचे का केस नैब नहीं सुन सकता। और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हवाले से जो इतलाक था नैब का कि उनके खिलाफ रेफरेंसेस नहीं बनेंगे, वो भी वापस हो गया है। तीसरे नंबर पे नाजरीन जो सर्विसेज में जो लोग हैं उनके हवाले से, कि अगर किसी ने गुड फेथ में कोई अगर काम किया, यानी उसने अगर काम गलत किया है लेकिन उसने गुड फेथ में किया था, उसकी नीयत को जांचते हुए उसके खिलाफ सज़ा या जज़ा का फैसला किया जाएगा, तो वो भी उड़ा दी गई है शिक आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। एक बड़ा धचका है, इसे NRO 2 कहा जा रहा था। NRO 2 को प्रैक्टिकली अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फारिग कर दिया है। लेकिन क्या ये फैसला स्टैंड कर पाएगा? इस हवाले से वैसे तो अमूमन एक जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि जो गवर्नमेंट होती है या कोई अफेक्टेड पार्टी वो रिव्यू फाइल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सेम बेंच के सामने। लेकिन 18 तारीख को एक और बड़ा फैसला आने वाला नाज़रीन, वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, कि जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बेंच बनाने का इख्तियार उनसे ले लिया गया था, और ये कहा गया था कि तरमीम जो की गई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर, उसमें यह था कि एक 3 रुकनी बेंच बनेगा जो 184(3) के तहत जो केसेस हैं उनको उनके हवाले से फ़ैसला करने के हवाले से कि ये सुनना है नहीं सुनना, और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से भी, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा सीनियर प्यून जज और जो तीसरे नंबर पे जो सीनियर जज हैं वो इस 3 रुकनी जो पैनल होगा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस का, वो फैसला करेगा 184(3) के परव्यू में केस आता है, टेकअप करना है नहीं करना, बेंच बनाना नहीं बनाना इसके ऊपर। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और उसमें फिर ये भी चीज़ शामिल थी कि अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई केस सुनना जाता है, वो फैसला सुनाती है 184(3) के बाद, उसके बाद अपील का अपीलेट फोरम कोई नहीं है। तो ये फैसला भी हुआ था कि पहले वाले बेंच से ज़्यादा बड़ा बेंच जो है वो केस को सुनेगा, और पहले वाला सेम बेंच केस को नहीं सुनेगा। यानी अगर 3 रुकनी बेंच ने जिस तरह से आज का फैसला दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट लिखा है, तो 2-1 का ये फैसला है। 3 रुकनी बेंच था, तो आगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अगर 18 तारीख को उस वाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर उससे ओके कर देती है कि ये ठीक थी तरामीम, इस बिल को अगर ओके कर देती है, इस बिल के वाले से भी चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला टेकअप हुआ था, अगर ये ओके हो गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, तो ये जो मुझे इस खदशा इस बात का है कि ये जो आज NRO 2 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ाया है, जाते जाते उमर अता बंदयाल साहब ने एक आखिरी पंच मारा है करप्ट माफिया को, वो नाजरीन मुझे खदशा इस बात का नज़र आ रहा है कि ये वापस हो जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद ज़ाहिर है ये 5 रुकनी बेंच के आगे जाएगा, और 5 रुकनी बेंच के अंदर जिस तरह से मंसूर अली शाह साहब ने वैसे ही उन्होंने इख्तलाफ किया, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का ये इख्तियार था कि पार्लियामेंट जो है वो इस हवाले से कोई फैसला करे। और मंसूर अली शाह साहब ने अपनी दौरान समात में अपने रिमार्क्स के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर से, उस वक्त भी उनकी राय जो है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही थी उनके रिमार्क्स से, कि वो इस फैसले से इख्तलाफ करेंगे
चूँकि इस बात का कभी इम्कान पहले नज़र आ रहा था कि उमर अता बंदियाल साहब कोई सख्त फैसला देंगे नैब तरामीम के हवाले से, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने उस वक्त भी कहा था, चूँकि पाकिस्तान तहरीक के साथ जो कि पार्टी है इस केस के अंदर, वो पार्लियामेंट का फोरम छोड़ के बाहर आ गई थी। तो जब आप बाहर आ गए पार्लियामेंट का फोरम छोड़ के, जहाँ ये रजिस्ट्रेशन हुई है, तो आपको इख्तियार नहीं बनता कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, आपकी स्टैंडिंग नहीं बनती कि आप आपने एक फोरम छोड़ दिया, वहाँ आपने खुला मैदान दिया, अगले ने अपनी मर्जी से तरामीम करनी, आपको वहाँ बैठना चाहिए था, वहाँ बैठ के आपको अपोज करनी चाहिए तरामीम। बहरहाल अब ये हो गया फैसला। तो आगे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये मामला जाता है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अगर उसको ओके कर देती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उससे उड़ाती नहीं है 18 तारीख को, तो फिर ये कानून भी जो है ये उड़ जाएगा। ये जो फैसला है, ये फैसला भी आज का, इसको भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत 5 रुकनी बेंच जो है इसको उड़ा देगा, 3-2 से या 4-1 से, जो भी होता है। अब नाज़रीन, इसमें फैसला तो आ गया है, देखते हैं कि नैब कितना मुतहर्रिक होता है। अब एक राय है, एक परसेप्शन है जो सियासतदानों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है आज के इस फैसले के बाद। उनमें परेशानी फ़िक्र ये है, अक्सर तजज़ियाकारों की भी ये राय है, मेरी राय भी शायद यही है, इस बारे से उनसे इत्तफाक करती है जो लोग ये इस राय के हामी हैं कि इलेक्शन से पहले सियासतदान जो है, हमारी जितनी भी पॉलिटिकल जो हमारी क्लास है, हमारे सियासतदानों को फिर से नैब यानी कि नैब के सामने लाइन में लगाने के लिए एक एहतमाम कर लिया गया है। और अब फिर आप देखेंगे तमाशा पाकिस्तान के अंदर शुरू होगा। होना तो चाहिए, एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन नैब ने जो एहतसाब किया है पिछले 4-5 साल के अंदर, उसके ऊपर सबको बड़ा एतराज़ है, किसी कोई भी इस पर मुझे खुश या मुतमईन दिखाई नहीं दे रहा। तो जनाब, इस पर होता हुआ मुझे नज़र ये आ रहा है कि दोबारा से सारे सियासतदान जो हैं वो लाइन में लग जाएंगे। और मुझे नाज़रीन इसके अंदर एक और चीज़ जो नज़र आ रही है, मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रगड़े में आती हुई दिखाई दे रही है। अल्दो करप्शन का ऐसा कोई बड़ा केस है नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब ने भी इन्हीं नैब तरामीम का हवाला देते हुए केस के अंदर अदालत से रिलीफ मांगा था कि मेरा केस चूँकि जो है 190 मिलियन वाला हो, या फिर दूसरा जो केस है तोशा खाना का, ये दोनों ही 50 करोड़ से कम के केसेस हैं, लिहाजा ये नैब के ज़ुमरे में नहीं आते, नैब के दायरा इख्तियार से बाहर हैं ये केसेस। नैब की तरामीम ज़रा एक तरामीम होगी, एक लॉ ऑफ द डे है, तो उससे कोई भी फ़ायदा उठा सकता है, चाहे आप उस लॉ के खिलाफ भी हो, जब लॉ बन गया है तो आप उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो इमरान खान साहब के लॉयर ने अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अब चूँकि 50 करोड़ से कम के ये केसेस हैं दोनों खान साहब के, इसलिए वो उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो नहीं बनते। तो अब जो है खान साहब का रेफरेंस भी बहाल होगा, ख्वाजा आसिफ का भी बहाल होगा, मियाँ नवाज शरीफ का भी बहाल होगा, मियाँ शहबाज शरीफ का रेफरेंस भी बहाल होगा, आसिफ अली ज़रदारी के रेफरेंसेस भी बहाल हो जाएंगे, शाहिद हक़ान अब्बासी के रेफरेंसेस भी बहाल हो जाएंगे, राजा परवेज़ अशरफ के रेफरेंसेस बहाल हो जाएंगे। तो अब फिर दोबारा से सियासतदान जो हैं वो लाइन में लग जाएंगे नैब के सामने। तो ये एक टूल जो है वो दे दिया गया है सियासतदानों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, एक बना दिया गया है। बाकी क्विकली मैं बात करूँ नाज़रीन, इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक सख्त मौक़िफ़ अपनाया था पिछले दिनों, लेकिन अब वो पीछे हटना शुरू हो गए हैं। ज़ाहिर है उनका जो एहतजाज, उनके जो गिले हैं वो तो इस्टेब्लिशमेंट से हैं कि उन्हें अपनी स्पेस श्रिंक होती हुई दिखाई दे रही है। पहले उन्हें लग रहा था कि सेंटर में उन्हें दी जा रही है हुकूमत, लेकिन बाद में उन्हें जब नज़र आया कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके नज़दीक कबूलियत ज़्यादा नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की इतनी ज़्यादा कबूलियत नहीं है, तो उन्होंने फिर क्योंकि नून के ऊपर हाथ रखा, तो नून के ऊपर हाथ आने की वजह से पीपल्स पार्टी ज़रा सुना तो नून लीग को रही है, कह तो नून लीग को रही है, लेकिन सुना इस्टेब्लिशमेंट को रही है। तो कहते हैं ना, कहना नून तो सुनाना, कहना बेटी ने तो सुनाना नू अनु, यानी बेटी को कह के अपनी बहू को सुनाने वाली बात जो है वो कर रहे हैं इस वक्त बिलावल साहब। वो उन्होंने हदफ तनकीद को नून लीग को बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं हमें जो गिला है लेवल प्लेइंग फील्ड का, वो हमें मुस्लिम लीग नून से है। अब नून तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड आपसे नहीं ले रही, मसला तो आपको किसी और से है, मसला तो आपको इस्टेब्लिशमेंट से है, मसला तो आपको उन नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाले गए नामों से है जो नून लीग ने नहीं डाले, जो किसी और ने नाम डाले। आपको पता है कि मामला ये कहाँ से डील हो रहा है, कहाँ से मामला हैंडल हो रहा है, कौन इस मामले में डायरेक्शंस दे रहा है, कौन लीड ले रहा है, किसने नाम डलवाए, कौन पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर स्क्वीज़ करने की, टाइट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए पैगाम वो उनको दे रहे थे। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक एग्रेसिव पोस्चरिंग की थी, एक मुज़ाहमती टोन इख्तियार की थी पिछले दिनों, जब वो काम नहीं दिखाया उसने, बल्कि देखा उन्होंने कि मज़ीद रगड़ा ज़्यादा लगने वाला है, इसके बाद चाबी मज़ीद टाइट होने वाली है। तो फिर आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो ड्राइविंग सीट है उस पर आसिफ अली ज़रदारी साहब को बिठा दिया है, चूँकि आगे बहुत ही किस्म की जो है रफ़ ड्राइव है, बहुत ऑफ रोडिंग है, तो उन्होंने एक तजुर्बाकार ड्राइवर के हाथ में पीपल्स पार्टी की ड्राइविंग जो है वो जो गाड़ी जो है वो उनके
जरदारी साहब के हमारे कर दिया स्टीयरिंग ड्राइविंग सीट पे, वो आ गए हैं। और अब पीपल्स पार्टी जो है वो मुज़ामती मोड से वापस मुफाहमती मोड पे आगे आ चुकी है मुकम्मल तौर पर। सीसी में ये फैसला हुआ कि जितने भी फैसले होंगे, जो भी लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो गिले हैं, उस वाले से सारी चीज़ें जो हैं वो आसिफ अली ज़रदारी करेंगे। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पस मंज़र पे चले जाएंगे, ज़रदारी साहब फ्रंट फुट पे आ जाएंगे। और आपको पता है कि ईंट से ईंट बजाने के बाद ईंटें लगाई कैसे जाती हैं, ये ज़रदारी साहब से बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी को अब ये नज़र आ गया कि शोर शराबा करके, हंगामा करके, मुज़ाहमत करके इस सिस्टम के अंदर से ना इमरान खान कुछ ले सका है, ना हम कुछ ले सकते हैं। बेहतर यही है कि नून लीग की तरह एक सबमिसिव पॉलिसी इख्तियार की जाए, एक इस्टेब्लिशमेंट की अपीसमेंट की पॉलिसी इख्तियार की जाए, तभी हमें जाके सिस्टम के अंदर हम मैक्सिमम जो है अपना शेयर ले सकते हैं। इसीलिए आसिफ अली ज़रदारी जो कि मुफाहमत के बादशाह समझे जाते हैं, उन्हें बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है। आज सीसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यही फैसला किया कि सारे जगह फैसले जो राब्ते हैं वो आसिफ अली ज़रदारी करेंगे। तो पीपल्स पार्टी तो मुज़ामत की कश्ती से उतर गई है और अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मैदान में रह गई है। मुज़ामती जो मॉड है, मुज़ामती जो एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही करती हुई दिखाई दे रही है। आज मैंने इंटरव्यू किया नारुल्लाह काकड़ साहब का, उसकी डिटेल्स में आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगा अगली वीडियो के अंदर, कि उन्होंने सख्ती से तरदीद कर दी है कि इमरान खान कोई डील नहीं ले रहा। मज़ीद क्या बात हुई DGI से एक्सटेंशन के हवाले से, और बाकी बहुत से मामलात हैं इंतखाबात के हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से, नून लीग के हवाले से, क्या बातें हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ, खबरें क्या हैं असल में, वो आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।